नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य में। आज हम जिस पाठ्य पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है कृतिका भाग 1। कृतिका में शैली एवं प्रस्तुति की दृष्टि से भी आकर्षित करने वाली 5 गद्य रचनाएं संकलित की गई हैं। कहानी को छोड़कर बाकी रचनाएं अपेक्षाकृत लंबी है, जो आज के तेज रफ्तार वाले जीवन में धैर्यपूर्वक पढ़ने की आपकी आदत को विकसित करेंगी। इन्हीं 5 रचनाओं में से एक है रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। यह रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। हमारा यह जान लेना भी आवश्यक हो जाता है कि एकांकी होती क्या है। एकांकी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक वाली। यह 2 शब्दों के योग से बनी है, एक और अंक, अर्थात एक अंक वाली। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी में हुए अनेक प्रयोगों के कारण इसका विकास अनेक दिशाओं में हुआ है। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। एकांकी में कम से कम उपकरणों के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी। इनका जन्म खुर्जा, जो अब उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिली। उनका बचपन में नाटकों का निर्देशन आगे चलकर काम आया और वह नाटकों के सृजन में परिणित हो गया। इनके नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक, सामाजिक व कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकियाँ भी इन्होंने लिखी है, जो बहुत ही चर्चित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एक एकांकी। पाठ में देशज विदेशज आगत शब्दों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है, जैसे दकियानुसी, मेडिकल, तालीम, दस्तक, चतुराई, तकल्लुफ़, खंखारकर, मुखातिब, निहायत, ग्रेजुएट, गृहस्थी, तल्लीनता, मस्तक, शर्माती, इज़्ज़त, साहिबजादे, हॉस्टल, ओफो, बैकबोन, रुआसापन आदि। और इन शब्दों का अर्थ है तालीम, शिक्षा, मस्तक, माथा, आग्रह, हठ, मुखातिब, संबोधन करने वाला, कायरता, डरपोकपन, तल्लीनता, मानता, दस्तक, हाथ से खटखटाना, तकल्लुफ़, शिष्टाचार, औपचारिकता, नतमस्तक, विनीत भाव, दकियानूसी, पुराने विचारों का। अब मैं आपको परिचित करवाने जा रही हूँ रीढ़ की हड्डी एकांकी के मुख्य पात्रों से। इसमें 6 मुख्य पात्र हैं। पहला उमा, जो लड़की है। दूसरा रामस्वरूप, जो उमा के पिता हैं। प्रेमा, उमा की माँ। रतन, इनके घर का नौकर। शंकर, लड़का जो उमा को देखने आया है। और गोपाल प्रसाद, ये शंकर के पिता हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या दिखाना है कि आज वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है। समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियाँ पूर्णतः दूर नहीं हो सकी हैं। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी व सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हीन समझता ही है। विवाह के समय नारी के गुण आंके जाते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को उजागर करती है ये एकांकी। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। अब रीढ़ की हड्डी एकांकी की
रूपरेखा से परिचित होते हैं। उमा विवाह योग्य है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने को विवश हैं। उमा को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। उमा इस सब के विरुद्ध है, किंतु पिता के आग्रह के सम्मुख नतमस्तक हो जाती है। अब पढ़ते हैं इस एकांकी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शादी विवाह हमारे समाज का मुख्य आधार या नींव ही है। शादी से जुड़े हुए जो भी रीति रिवाज होते हैं, उनमें से ही एक है लड़की को दिखाने का रिवाज। इस एकांकी में आप देखेंगे कि कैसे उमा को देखने एक पढ़ा लिखा लड़का आता है, जिसकी सोच बड़ी ही संकीर्ण होती है। जिस प्रकार लड़की को देखने के लिए जब कोई आता है तो माँ बाप चाहते हैं कि कोई कमी ना रहे, साज व्यवस्था में भी और उनके आवभगत में भी। ठीक इसी प्रकार उमा के पिता और माता दोनों भी इसी तैयारी में जुटे हैं। लड़के वाले आने वाले हैं और माँ बाप कमरे को सजा रहे हैं। देखिए कैसे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, मालिक कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और हंसता है, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी की कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज़पोश ठीक करने लग जाते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आ जाती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। खाली हाथ बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगती हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप कहता है, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आई हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों रे रतन, तेरे कानों में क्या डांट लगी है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। पाठ की इस एकांकी में पता चलता है कि उमा के पिता रामस्वरूप कमरे को ठीक ठाक कर रही हैं। वह एक तख्त बिछाते हैं। तख्त के ऊपर धुली हुई चादर बिछाने को अपने नौकर को कहते हैं, पर नौकर को ठीक ढंग से सुनाई नहीं पड़ता तो वो धोती की मांग कर लेता है। इतने में ही उमा की माँ प्रेमा आती है। वह जल्दी जल्दी में होती है और पूछती है, तुमने अभी तो धोती बदली, दोबारा क्यों मांग रहे हो? तब राम स्वरूप कहते हैं, मैंने तो धोती नहीं मांगी, मैंने तो इसे चद्दर लाने को कहा था और दरी। तुम्हें किसने कहा? तो प्रेमा बताती है, मुझे इस नौकर रतन ने ही कहा। तब राम स्वरूप उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, तेरे कानों में क्या डांट लगी हुई है? अब तेरे लिए मैं दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? इस तरह दोनों ही उस घर को सजाने में व्यस्त होते हैं। तब प्रेमा अपने पति रामस्वरूप को बताती है कि उनकी तैयारी के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन केवल मक्खन ही रह गया है। और इसके साथ साथ वह बताती है कि तुम्हारी लाडली बेटी उमा मुँह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप जब पूछता है कि वो मुँह फुलाए क्यों पड़ी है, तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे तो कोई लड़का वाला हाथ में आया है, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। तब प्रेमा जवाब देती है कि मैं तो सारे जतन सारी कोशिश करके हार गई हूँ।
तुमने ही उसे इतना पढ़ा लिखा लिया है, उसको इतना सर पर चढ़ा रखा है। मेरी पर समझ में तो ये पढ़ाई के जंजाल पहले से ही नहीं आते। हमारा ज़माना अच्छा था, थोड़ा सा आ ई पढ़ लेते थे, थोड़ी सी गिनती सीख लेते थे, और बहुत ज़्यादा होता था तो स्त्री सुबोधनी पढ़ लेते थे। सच बताऊं तो तुम्हें स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप कहता है, हाँ, दो ही आदमी हैं वो, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तब प्रेमा पूछती है, और लड़का कैसा है? तब रामस्वरूप बताता है, मैंने तुम्हें बताया तो था, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों की ऐसे कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। उनकी बातों को काटते हुए उनका नौकर रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप पूछता है, क्या है? कोई आते हैं। दरवाजे से बाहर झांककर मुंह अंदर जल्दी से कर लेता है और कहता है, अरे प्रेमा, वो लोग तो आ गए हैं। और नौकर की तरफ एक नज़र डालता है और पूछता है, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं अभी तक मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अभी उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है और प्रेमा को वो कहता है, प्रेमा तुम जल्दी करो, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। वो मुंह बनाकर कहती है, ये बाजा भी यहीं नीचे रख दिया कमबख्त ने। रामस्वरूप कहता है, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप उस बाजे को उठाकर ऊपर रख देते हैं और किवाड़ों पर एक दस्तक होती है, खट खट खट। रामस्वरूप कहता है, आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, यहाँ बैठिए। वो कुर्सी की तरफ इशारा करता है। रामस्वरूप उन्हें बिठाता है। बाबू गोपाल प्रसाद बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनके हाथ की बैठ गिर जाती है। दूसरी कुर्सी पर उनका बेटा शंकर बैठ जाता है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथों को मलता है और पूछता है, आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तब गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और दिक्कत होती भी तो उठा लेते। आखिर जैसा आपका काम वैसा मेरा काम। लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तब उमा के पिता रामस्वरूप लड़के से पूछते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर उन्हें जवाब देता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया हूँ। और आपका कोर्स कितने दिनों तक चलेगा? बस साल भर का, ये साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। रामस्वरूप पूछते हैं, साल 2 साल? हाँ, 1 आध साल का मार्जिन रखता ही हूँ। तब उसकी बात की सफाई देते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं। इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हज़म करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप,
हाँ हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, साहब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक जाते हैं, कहते हैं बिजनेस। फिर उन्हें याद आ जाता है यहाँ इनका अर्थ शादी की बातचीत से है। तब वो कहते हैं कि वो भी बात हो जाएगी, पहले आप कुछ नाश्ता तो ले लीजिए। गोपाल प्रसाद को नाश्ते के लिए वो लोग आमंत्रित करते हैं। अब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा नाश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो समोसा उठाते हैं और उसे खाने लगते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं, जिस काम के लिए आए थे वो हो जाता? वो कहते कि हाँ हाँ ठीक है, अभी उमा को हम बुलाते हैं। वो उमा को बुलाने के लिए उसके पिताजी अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर आपस में बातचीत करते हैं। उनका घर, उनका आव भगत देखकर वो कहते हैं, घर तो ठीक ठाक है, साज सज्जा भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले अब लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद एक नज़र अपने बेटे की तरफ डालते हैं और देखते हैं कि वो झुककर बैठा हुआ है। तब गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में उमा के पिता चाय की ट्रे लेकर आते हैं और पूछते हैं, आप चाय में शक्कर कितना लेंगे? तब गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं, मुझे तो भाई ये नया फैशन बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रह जाएगा। तब शंकर कहता है, सुना है आजकल सरकार ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। उसकी बात को सुनकर गोपाल प्रसाद जो उसके पिता हैं कहते हैं, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, पर अगर सरकार को कोई आमदनी करनी है तो फिर वो खूबसूरती पर टैक्स लगाए। सभी लोग खुशी खुशी उस टैक्स को देंगे और सरकार की आमदनी भी बहुत होगी। यहाँ इन पंक्तियों में उन्होंने औरतों पर फिर व्यंग्य कसा है कि वो सुंदरता के लिए अपना टैक्स खुद देंगी और खुशी खुशी देंगी। अब बाबू रामस्वरूप शंकर की मनस्थिति को जानने के लिए उससे सवाल करते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर पूछता है, किस मामले में? तब उसके पिता कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। उसकी बात को काटते हुए गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही हो। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। जी हाँ, मेरी लड़की तो ठीक है। अभी आप बस थोड़ी देर में खुद ही देख लीजिएगा। प्रसाद कहते हैं कि नहीं, देखना क्या, आपसे बात हो चुकी, आप पर हमें पूरा विश्वास है। अब तो बस इसको आप रस्म ही समझिए, और हाँ, जन्म पत्री ज़रूर मिलवा लीजिएगा। फिर गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वो गलत है ना? रामस्वरूप पूछते हैं, कौन सी भनक? यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तब शंकर भी कहता है, हाँ, हमें कोई नौकरी वोकरी तो करानी नहीं है, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तो बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल बनना। अगर औरतें भी वही करने लगेंगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगेंगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगेंगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। इस पर रामस्वरूप भी जवाब देता है, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। सभी हंस देते हैं। नाश्ते और इसी हंसी ठिठोली और बातचीत के दौरान उमा पान की तश्तरी हाथों में लिए आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, आप ही की लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो।
उमा पान की तश्तरी अपने पिता की तरफ करती है तो उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और उसकी नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। रामस्वरूप स्थिति को भाप जाता है और वो कहता है, पिछले महीने बेटी की आंखें दुखने आई थी, इसीलिए चश्मा लगाया है। पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं हुई है? नहीं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ही है। हाँ, बैठो बैठो बेटा। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल भी कुछ खराब नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, गाना बजाना भी सीखा है। हाँ सीखा है, सितार भी और बाजा भी। उमा एक आध गीत सितार के साथ सुना दो। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये गाना शुरू कर देती है। स्वर से ही जाहिर होता है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। पिता कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा बेटा। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा अपना सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तब गोपाल प्रसाद उसे कहते हैं, अभी ठहरो बेटी, थोड़ी देर और बैठी रहो। उमा बैठ जाती है। तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। तब पिता दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, हाँ, कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? हाँ, सिलाई तो सारा इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है। वो तो ठीक है, लेकिन बेटी क्या तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुपचाप रहती है। गर्दन झुकाकर गोपाल प्रसाद व्याकुल उठते हैं और रामस्वरूप सकपका जाते हैं। उसके पिता कहते हैं, हाँ जी हाँ, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। तब गोपाल प्रसाद उनकी बात को काटते हुए कहते हैं, आप ही बार बार बोल रहे हैं, इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तब रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कह रही हो, जवाब दो ना। उमा अपनी हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। लड़के वाले चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। उमा की ये बातें सुनकर गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है और वो ताव में आकर कहते हैं कि बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा जवाब देती है, लेकिन और तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। अपनी पोल खुलने पर शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं, बस बहुत हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। ओफो, गज़ब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटो चलो। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। इतने में रतन आता है। रतन कहता है,
बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। इसी के साथ ही एकांकी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर इस एकांकी में बैकबोन एक अंग्रेज़ी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, पर पाठ में इसे स्वाभिमान के तौर पर लिया गया है कि उमा पूछती है कि क्या आप में, आपके बेटे शंकर में स्वाभिमान भी है। इसी के साथ ही एकांकी समाप्त हुई।